हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और आज हम करेंगे चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमने अभी तक किया था कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट्स को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए किस तरीके से हमारी जो स्टेट है वो इवोल्व हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यूनियन टेरिटरी वगैरह भी इवोल्व हो गई थी काफ़ी। ठीक है, तो ये हम समझेंगे आज इस टॉपिक के माध्यम से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी कि हमारी प्रिंसली स्टेट जो थी वो उनको इंटीग्रेट कैसे किया हमने इंडिया के अंदर उनको कैसे जो है शामिल किया था। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के पास दो कैटेगरी थी, यानी कि दो हिस्सों में जो है वो पॉलिटिकल यूनिट जो थी उनकी दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहला था प्रिंसली प्रोविंस और दूसरा था ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट जो थी उसके जो हमारे राजा थे, राजा महाराजा जो है उसको रूल करते थे, और उसकी जो पैरामाउंटसी थी वो ब्रिटिश क्राउन था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हमारे जो राजा महाराजा वो रूल करते थे। और ब्रिटिश प्रोविंस का था कि वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट रूल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये दो डोमिनियन में सेपरेट हो गया। एक तो डोमिनियन बना इंडिया, एक दूसरा बना पाकिस्तान। ठीक है, उस हिसाब से जब हम आज़ाद हुए और दो हिस्सों में बट गए तो हमारे पास जो प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट थी वो थी 552। ठीक है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो उसमें 549 जो थी उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के तो नहीं, उसके लिए बहुत एफर्ट लगा था। जो हमारे सरदार पटेल थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया के अंदर ज्वाइन कराने के लिए। लेकिन जो हमारी तीन जो प्रिंसली स्टेट थी, पहली हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो ये तीन जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी, इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इंडिया को जो है ना ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जब हमने बहुत इनसे बातचीत करने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हैदराबाद जो था वो हैदराबाद का जो नवाब था उन्होंने बोला कि हम तो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा करना लेकिन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हैदराबाद एकदम इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रहा था ज्योग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें पुलिस एक्शन लेना पड़ा और हैदराबाद को जो है अपने इंडिया के अंदर ज्वाइन कराया। उसके बाद जूनागढ़ के लिए हमने मीन्स ऑफ रेफरेंडम जो है वो अपनाया, और कश्मीर के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया गया। वहाँ के राजा ने जो है वो साइन किया। तो अब 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, तो उसके हिसाब से जो हमारी स्टेट्स थी वो चार हिस्सों में बटी हुई थी। पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर क्या था? पार्ट ए के अंदर जो है और पार्ट बी के अंदर जो वहाँ पे उनका जो है लेजिस्लेचर था, वो उस हिसाब से इलेक्शन होता था, लेजिस्लेचर होता था, उस हिसाब से रूल करते थे। लेकिन पार्ट सी और जो पार्ट डी था, पार्ट डी के अंदर आता था हमारा अंडमान निकोबार, और पार्ट सी के अंदर हमारी थी जो कुछ 10 नंबर ऑफ स्टेट थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट जो है एडमिनिस्टर करती थी। यानी कि पार्ट सी और डी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्टर करती थी डायरेक्ट, और ए और बी के अंदर जो है वो इलेक्शन होता था। इतना समझ में आया? चलिए इसका एक बार चार्ट देख के मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, पार्ट ए, बी, सी एंड डी है, जिसके अंदर पार्ट ए में आता है आसाम, बिहार, बॉम्बे, ये प्रोविंसेस थी। यहाँ पे जो है गवर्नर का रूल होता था। तो यहाँ पे फिर गवर्नर के माध्यम से हम इलेक्शन और लेजिस्लेचर ये सब बनता था। पार्ट बी के अंदर भी ऐसा ही था, लेकिन ये प्रोविंशियल हमारी स्टेट, प्रिंसली स्टेट नहीं थे। ठीक है, पार्ट सी के अंदर हमारा बिहार, भोपाल, बिलासपुर, कूच, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा ये आते थे। पार्ट डी में अंडमान और निकोबार आता था, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता था। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे ये
प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हो गया रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ में, बहुत ज़्यादा बवाल मचा। लेकिन पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के अंदर, यानी कि जो हमारी सदर्न स्टेट्स थी, सबने मिलजुल के मतलब भाग लिया था हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। तो इन्होंने एक डिमांड रखी कि आप जो हमारी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो वो लैंग्वेज के बेस पे कर दो, यानी कि जो हमारी भाषा है उसके हिसाब से कर दो, हमें अलग अलग स्टेट कर दो। यानी कि एक जो भाषा है वो एक स्टेट में हो, उसमें मेजॉरिटी हो उस लैंग्वेज के लोगों की, उस तरीके से आप हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो है बांट दो। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। ये तो इस हिसाब से तो लैंग्वेज के बेस पे आप फिर से आप अलग हो जाओगे, और ये एक काम करेगा कि आप डिवाइड हो जाओगे एकदम से, है ना। अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, और उसी हिसाब से जब यूनिटी आई है देश के अंदर, तो आप लैंग्वेज के आधार पे फिर से बंटने की बातें कर रहे हो एक टाइम के बाद। अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी ना, कि आप लैंग्वेज के बेस पे आप मारा काटी और दंगे फसाद हो रहे हैं आपके। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर, और उन्होंने एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को जो है अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 जून में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जब उन्होंने पूरा एग्जामिन किया, लोगों से बातचीत की और अच्छे से पूरी चीज़ों को समझा, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने जो है लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाने का जो इनका प्रस्ताव था, जो रिकमेंडेशन थी, उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि आप लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे बहुत दंगे फसाद हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया कि भाई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हमें तो लैंग्वेज के बेस पे ही अपनी स्टेट चाहिए है। फिर उसके बाद दोबारा से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उस टाइम पे कांग्रेस हमारी जो है गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने फिर से एक कमेटी बिठाई दिसंबर 1948 में, जिसको बोला गया है जेवीपी कमेटी। यानी कि उसमें जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट जो मेंबर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताबी सितारा मैया। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। कमेटी कब बनी, चेयरमैन कौन थे, और कब इनकी रिपोर्ट सबमिट की गई, और किस लिए इन कमेटीज को जो है मतलब डाला गया था। ठीक है, मतलब किस लिए ये जो कमेटी थी उसको बनाया गया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जेवीपी कमेटी जब बनी तो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1948 में। यहाँ पे कमेटी कंसिस्ट कब हुई थी, 1948 दिसंबर 1948 में। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी, और इन्होंने भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज बेस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, और एस.के. धर जो कमेटी थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया। यानी कि दोनों कमिटीज ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है। और यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो हमारे जो अच्छे अच्छे नेता थे, लीडर थे, उन्होंने जो है लोगों को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि भाई ये ऐसे करना ना ठीक नहीं है, आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लैंग्वेज के बेस पे आपके को बहुत सारे प्रोविंसेस बनाएंगे, और उसके बाद प्रोविजन बनाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लोग जो है सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जो है जो हमारे एक पोटी श्रीराम मुल्लू जो लीडर थे, वो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमें लैंग्वेज के बेस पे हमारी जो है स्टेट जो है उनको आप रीऑर्गेनाइज करिए, और हमें वही चाहिए। और वो बैठ गए हमारे हंगर स्ट्राइक पे। 19 अक्टूबर 1952 के अंदर वो हंगर स्ट्राइक पे उन्होंने स्टार्ट की थी, और 15 दिसंबर 1952 पे जो है वो एंड हो गई। और पोटी श्रीराम मुल्लू जी
जो थे उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। तो डेथ होने के बाद जो उनके फॉलोवर थे, जो लोग थे जो उनसे बहुत अटैच थे, उन्होंने दंगे फसाद करना चालू कर दिया, लोग सड़कों पे उतर आए। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फोर्स हो गई यहाँ पे पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और वो जो स्टेट बनी थी वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आंध्र स्टेट बनी थी 1 अक्टूबर 1953 में पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी। तो यहाँ पे जब आंध्रा स्टेट बनी लैंग्वेज के बेस पे, तो यहाँ पे और जो स्टेट थी उन्होंने भी डिमांड करना चालू कर दिया कि भाई नहीं, अगर आपने इनकी स्टेट बनाई है तो हमारी भी स्टेट बनाओ। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो झुक गई थी आंध्रा बनाने के लिए, तो वहाँ पे अब इनको भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई अब ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, पोटी श्रीरामुलु के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इन्होंने, ये गांधी जी के फॉलोवर थे, बहुत बड़े फॉलोवर थे। और गांधी जी ने ये भी बोला था कि एक अगर पोटी श्रीरामुलु जैसे हमारे मेरे पास 10-11 लोग भी अगर होते हैं तो मैं जो है ब्रिटिशर्स को बहुत जल्दी इंडिया से निकाल सकता हूँ और इंडिया को आज़ादी दिला सकता हूँ। इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जो है अपना पार्टिसिपेट किया था। और दलित लोगों के लिए जो मूवमेंट हुए थे पर्टिकुलरली इन द साउथ इंडिया, ठीक है, सदर्न इंडिया में जब हुआ था तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उनके लिए। उसके बाद साबरमती आश्रम में भी इन्होंने जो है काम किया था गांधी जी के साथ में मिलके। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फोर्स हो गई बहुत ज़्यादा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को दोबारा से री एग्जामिन करने के लिए हमने एक और कमीशन यहाँ पे 1953 दिसंबर 1953 में जो है अपॉइंट किया, फैजल अली कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन। इसके अंदर दो और इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, वो थे के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। तो ये याद रखना कि मेंबर कौन कौन थे, के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू जो थे, दो इम्पॉर्टेंट मेंबर और थे फैजल अली के साथ साथ जो उनके चेयरमैन थे। यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और बोला कि जो 1955 में सितंबर 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने जो है लैंग्वेज के बेस पे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर दो लैंग्वेज के बेस पे। लेकिन इसकी एक विद लिमिटेशन ये आया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ये जो थ्योरी है वो नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको और भी जो मेजर फैक्टर हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको सिर्फ लैंग्वेज नहीं चलेगी, और भी फैक्टर हैं जिनके बेस पे आप जो है स्टेट को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत ही बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिया और 4 मेजर फैक्टर जो है वो बताए कि पहला था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, दूसरा था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, थर्ड था फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, फोर्थ इज प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर थे इनके बेस पे आप जो है स्टेट को अलग अलग कर दीजिए। ये लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को मतलब आप मेन सेंटर मत बनाओ, बस ये 4 फैक्टर होने चाहिए, लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए मेन फोकस। तो उसके हिसाब से फिर जो है बहुत सारी चीज़ों का फेरबदल हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो है वो आया। और उसके अंदर जो है पार्ट ए और पार्ट बी जो हमारी स्टेट थी जिसमें इलेक्शन और लेजिस्लेचर जो होता था वो उनको अलग किया गया, और जो पार्ट सी जो स्टेट थी उनको अबॉलिश कर दिया गया। पार्ट ए और बी के अंदर पार्ट सी की कुछ स्टेट्स को जो है ऐसे करके ऐड कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे केरला जो था मर्ज हुआ बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचिन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट और साउथ कन्नड़ा यानी कि दक्षिण कन्नड़ा जो स्टेट थी उनको मर्ज कर दिया गया केरला के अंदर। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐड किया गया, मध्य भारत था हमारा, विंध्य प्रदेश था, उसके बाद भोपाल था, इसको एमपी में ऐड कर दिया गया। यहाँ पे बॉम्बे के अंदर सौराष्ट्र स्टेट को और कच्छ स्टेट को ऐड कर दिया गया।
और जो हमारा पटियाला था उसको ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है उसको पंजाब के अंदर ऐड कर दिया गया। तो इसी तरीके से जो है अजमेर को जो है राजस्थान में ऐड कर दिया गया। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके बहुत सारी चीज़ें, कोई किसी को अलग किया गया, किसी को मिलाया गया करके बहुत सारा हमारा फेर बदल जो है हुआ स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमारी टोटल जो स्टेट बनी थी 14 स्टेट बन गई थी। टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1956 के अंदर जो है 14 स्टेट बनी और यूनियन टेरिटरी बनी 6 हमारी। ठीक है, स्टेट कौन कौन सी थी? आंध्रा, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, एमपी, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और जो हमारी यूनियन टेरिटरी बनी थी अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमन दीवी आइलैंड जिनका नाम अभी चेंज हो गया है, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी बनी। तो इतना आपको समझ में आया? ठीक है, उसके बाद जो हमारी 1956 के बाद जो हमारी न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनी थी, यानी कि जो 1956 के बाद जो फेरबदल स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो आया है वो हम टॉपिक करेंगे कल। ठीक है, आप इसको पढ़िए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपको बता दी हैं, वो आप याद करिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके अंदर, और जो कमीशन है उसको आप बहुत अच्छे से समझिए, याद करिए, और उसके मेंबर कौन कौन थे, कब कमीशन को अपॉइंट किया गया, कब उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, क्या उन्होंने रिजेक्ट किया, और क्या उन्होंने आपका जो एक बैलेंस्ड व्यू क्या क्या उन्होंने दिया है, वो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।